मित्रों, मैं दीप नारायण आपके सामने फिर से मुखातिब हूँ। आज मैं जो चर्चा करूँगा उसका मुख्य विषय कोरोना वायरस कोविड-19 जो पिछले कई महीनों से पूरे दुनिया के अंदर एक त्रासदी के रूप में उभर कर आई है। इसके दुष्परिणाम दुनिया भर में जो हुए और ख़ासकर हमारे मुल्क भारत में हुए, इस विषय पे चर्चा करूँगा। कई लोगों ने कोरोना वायरस के बारे में बताया कि ये चाइना का प्रोडक्ट है। ख़ास करके दुनिया का पूंजीवादी सरगना अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे चाइना पे आरोप लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, उससे हम सबों को विशेष मतलब नहीं है। सीधा सीधी हुए युद्ध, दुनिया फिर से एक युद्ध में तब्दील हो जाए, ये बात के तरफ उनका इशारा है। और कभी कभी दुनिया जब आर्थिक संकट में पड़ती है, खास करके मुनाफे पर आधारित अर्थव्यवस्था, जिसमें मुनाफा ही सर्वोपरि होती है, इंसान की कोई औकात नहीं होती, ऐसी व्यवस्थाओं में युद्ध थोपी जाती है जनता के ऊपर, जिसे कैपिटलिस्ट सिस्टम कहते हैं। तो आज दुनिया कहीं न कहीं इस रूप में जा रही है। हमारा मानना है कि कोरोना कहीं न कहीं नेचुरल डिजीज है, डिजास्टर है, और इसके पीछे प्रमुख रूप से कारण है जो लोगों से छुपाई जाती है कि नेचुरल डिजीज नहीं है, मानव निर्मित है। लेकिन मानव का निर्माण इस तरीक़ा से अगर हो भी रहा हो, इस डिजीज़ का निर्माण अगर इस तरीक़ा से हो भी रहा हो, मानव निर्मित अगर ये डिजीज़ है ही, तो साफ साफ बात है कि आप कहीं ना कहीं नेचर के साथ डिसबैलेंस व्यवहार कर रहे हैं। प्रकृति के साथ आप असंतुलन का रिश्ता कायम किए। जब प्रकृति असंतुलित होगी तो वो तो बदला लेती है, और वही बदला कोरोना वायरस के रूप में हो रहा है। हमारे मुल्क भारत के बारे में भी इधर मैं देख रहा हूँ कि एक पड़ोसी मुल्क हमारा नेपाल है, उनके यहाँ भी जो कोरोना वायरस का अतिक्रमण हुआ है, तो वो भी डोनाल्ड ट्रंप के तरह कहना शुरू कर दिए हैं कि ये भारतीय वायरस है। भाई गजीब हाल है। हमको तो समझ में नहीं आती है कि जब हमारे मुल्क के पड़ोसी राष्ट्र ही आपके विरोध में हो रहे हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ये भी आपके विरोध में बोलना शुरू कर दिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो हमें लगता है कि सीधा सीधी कहीं ना कहीं आपकी नीति ढुलमुल है, ठीक ठाक नहीं है, जिसके चलते आपके पड़ोसी ही आपसे नाखुश हो रहे हैं। कोरोना की महामारी जब दुनिया में फैल रही थी तो हमारे यहाँ नमस्ते ट्रंप हो रहा था। आज गुजरात और दिल्ली, मुंबई,
हमारे देश के अंदर बहुत ही खतरनाक स्थिति में है कोरोना वायरस से, कोविड-19 से। तो उस समय आपने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद आपको एकाएक घबराहट सूझी, घबरा गए, और उसके बाद आनन फानन में बहुत तरह से आप उसका एक्शन लेना शुरू कर दिए, जिसमें लॉकडाउन, फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस, मास्क, क्वारंटाइन, बहुत सारे एहतियातों का आपने पालन किया, देश में लागू किया। तो सोशल डिस्टेंस, मास्क, फिजिकल डिस्टेंस, क्वारंटाइन, ये सब तो मित्रों ठीक था। सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन और जिस तरीक़ा से लॉकडाउन को लागू किया गया, ये बड़ा दुविधा वाली स्थिति हो गई, बहुत ही दुविधा वाली स्थिति हो गई। लॉकडाउन का जो हालात आपने देखा कि पूरे देश का चक्का जाम, तो पूरे देश का चक्का जाम करने के पहले ये तय कर लेना चाहिए था कि अगर मैं पूरे देश का चक्का जाम करूँगा तो हमारे देश में क्या क्या संकटें आ सकती है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। दिक्कतें आई, जिसमें सबसे बड़ा दिक्कत पलायनवाद। हमारे मुल्क के ही एक राज्य से दूसरे राज्यों में काम करने वाले मज़दूर बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन से गुजरने लगे। जिस कंपनियों में काम करते थे, जिस कारखानों में काम करते थे, जिस खेतों में काम करते थे, जिस बागानों में काम करते थे, वो सारे के सारे बंद हो गए, और मौका मिल गया इन कारपोरेट उद्योगपतियों को कि इन्हें इनकी मजदूरी दिए बगैर निकाल दिया गया, भगा दिया गया, सड़कों पे ये रहने लगे। और मात्र 4 घंटा की घोषणा में पूरा भारत बंद, आने जाने की सारी रूटें व्यस्त, खत्म, सड़कों पे रात गुजारनी पड़ी। विभिन्न तरह से जीना पड़ा, तरह तरह की दुश्वारियां झेलनी पड़ी, बच्चों को लेकर, महिलाओं को लेकर, अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर सड़कों पर रात गुजारा। ये स्थिति हुई। क्या यह अच्छा नहीं होता कि लॉकडाउन लागू करने से 1 सप्ताह पहले डेट की घोषणा कर दी गई होती और 1 सप्ताह तक सब कुछ जैसे चल रहा था चलते रहना चाहिए था। उस 1 सप्ताह में सब के सब अपने घर आ गए होते, तो ये स्थिति नहीं आती। मैं कहना ये चाहता हूँ कि कहीं न कहीं मित्रों, कोरोना से लड़ने वाले योद्धाओं की बात जो कही गई थी, तो उन योद्धाओं को तो मैं सलाम करता हूँ जो आज भी हॉस्पिटल में, क्वारंटाइन सेंटर में अपनी जान को हथेली पर रख करके लगे हुए हैं। वो डॉक्टर, वो नर्स, उसमें से बहुत सारे कोरोना से पीड़ित हुए। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं जो इस मुल्क के चलाने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, कर्मचारी हैं, खास करके पुलिस हैं, वो भी एकदम लगे रहे। उनमें से भी बहुत लोग संक्रमित हुए, उसमें से भी पता नहीं कुछ लोग गुजर भी गए। तो एक योद्धा तो ये थे, और एक योद्धा जब जिस दिन ताली और थाली बज रही थी, हमारे तस्वीरों में टेलीविज़न में आए थे, तो ताली बजाते हुए, थाली बजाते हुए, दीप जलाते हुए बहुत ही आगे बढ़ करके अपनी वीडियो और फोटो खिंचवाए थे। इन्हीं योद्धाओं के कुकर्मों से, गलत डिसीजन लेने से
देश के अंदर जो पलायनवाद की तस्वीर उभरी, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? एक सवाल है, गंभीर सवाल है मित्रों, ये बहुत ही गंभीर सवाल है। एक्चुअली इसकी मूल्यांकन मैं इस आधार पे करता हूँ, मैं इस तरीक़ा से करता हूँ कि ये जो पलायनवाद में जो तस्वीरें जिनकी आई है, ये सारे के सारे मजदूर क्लास हैं, श्रम बेचने वाले, अपनी खून पसीना से बनी हुई जो उनकी मेहनत है, इन लोगों की तस्वीर आपने देखी। पलायन तो दुनिया के विभिन्न मुल्कों से हुआ, दुनिया के विभिन्न मुल्कों से लगभग करोड़ों लोग भारत आए, लेकिन उनको हवाई जहाज़ से लाया गया। हवाई जहाज़ से लाने के बाद, हवाई अड्डा पे आने के बाद उनके लिए लग्जरी गाड़ियां रखी गई और उन गाड़ियों के माध्यम से वो अपने अपने घर गए। ये जो कोटा बताया गया कि हजारों हजार विद्यार्थी वहाँ फंसे हुए हैं, उनके लिए बाज़ाब्ता एक सिस्टम तैयार किया गया और उनको लाया गया, लेकिन मज़दूरों के लिए नहीं, आपके लिए कोई सिस्टम नहीं लागू की गई। दोस्तों, ये साफ बताता है, अभी भी देखिए, अभी भी मज़दूर पैदल चल रहे हैं, ट्रेनें चली मज़दूरों को लाने के लिए, उसमें किराया बहुत ज़्यादा कर दिया गया। लॉकडाउन के पहले जो किराए थे ट्रेनों के, उससे बहुत ज़्यादा कर दिया गया। जो मज़दूर बियर नहीं कर सकते, खाने के लिए उनके पास लाले पड़े हुए हैं, ट्रेन का एक टिकट के लिए, वो भी ऑनलाइन, 4 से 5 हज़ार रुपया कहाँ से एक व्यक्ति दे सकता है? यह भी कहीं न कहीं कारपोरेट घराने के ही पक्ष में जाती है, अमीर घरानों के ही पक्ष में जाती है। हवाई जहाज़ से आने वाले तो कारपोरेट ही रहे होंगे, कहीं उनको कोई परेशानी नहीं। परेशानी हुई है तो आपको हुई है, इस देश के मजलूमों की हुई है, इस देश के निर्माताओं को हुई है, आज भी परेशानी झेल रहे हैं। अभी लॉकडाउन में कुछ कुछ ढील दी जा रही है, मैं इस बात को भी थोड़ा रख देना चाहता हूँ कि कुछ कुछ ढील दी जा रही है। लॉकडाउन लागू है लेकिन रियायतें, टेम्पो वाले को कहा गया, ऑटो रिक्शा वाले को, कि अपनी टेम्पो में आप 2 पैसेंजर से ज़्यादा नहीं ले सकते। हम फुलवारी शरीफ से पटना की बात करते हैं, पहले 16 रुपया लिया जाता था, अब कहा गया कि दुगना होगा। एक ऑटो में 2 पैसेंजर बैठेंगे, 16 दूनी 32 रुपया किराया हो गया, 2 पैसेंजर बैठेंगे, 64 रुपया होगा। पहले 16 रुपया था, एक ऑटो में 5 पैसेंजर बैठते थे, हालांकि अलाव 4 ही का था, लेकिन 5 ड्राइवर अपने सीट के बगल में भी एक को बैठा लेता था, 5 होता था, 16 × 5 = 80 रुपया होता था। अब पटना तक दौड़ेगा वो टेम्पो, 64 रुपया होगा। किसकी नुकसान हुई? उस ऑटो वाले का नुकसान हुआ। लेकिन मित्रों, हवाई जहाज़ जो उड़ेगी उसके लिए कहा गया कि बीच वाले सीट पर भी पैसेंजर रहेंगे। हवाई जहाज़ का होता है ना, लग्जरी बसों में एक तरफ 3 सीट, एक तरफ 3 सीट, तो एक सीट बीच वाला खाली नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी भाई? टेम्पो वाले का सीट खाली रहेगा, हवाई जहाज़ का सीट क्यों नहीं खाली रहेगा? क्यों डरते हैं मोदी जी? हवाई जहाज़ चूँकि आपकी नहीं है, ये कहीं ना कहीं कारपोरेट घरानों का है, देश के पूंजीपतियों का है। तो इसका मतलब है कि देश की पूंजीपति की सरकार है ये।
इसका मतलब साफ है कि देश की जनता की ये सरकार नहीं है। मित्रों, मैं यही बात आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। इससे और बढ़िया से मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि आप जो सरकार बनाते हैं, वोट देते हैं, तो वोट देने में आपका एक अधिकार निहित है, लेकिन सही अर्थों में जिन्हें वोट देना चाहिए या वोट की प्रासंगिकता, चुनाव की प्रासंगिकता पर भी आपको चर्चा करके इस प्रासंगिकता को समझने की आवश्यकता है। मैं तो साफ साफ कहता हूं कि जिस देश में मुनाफा पे आधारित अर्थव्यवस्था होगी, जहां सिस्टम होगी ऐसी, वहां सरकारें जनता नहीं बनाती है, कारपोरेट अपने मन माफिक सरकार बनाती है, पूंजीपति अपने मन के मुताबिक सरकार बनाती है। जिस सरकार में उनके पूंजी को बढ़ने की संभावना थोड़ी सी भी अगर कम होने लगेगी तो वो सरकार को हटाने का प्रयास करती है, हटा देती है, और आप उसके चंगुल में फंसते हैं। क्योंकि मीडिया उसकी होती है, अखबार उसके होते हैं, टेलीविज़न पे जो चैनलें होती है वो सारे चीज़ उनके होते हैं, और वो भोंपू के तरह बजना शुरू होते हैं। आपको उद्वेलित करता है, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको, और आप इसमें बह जाते हैं, आप इसके झांसे में आ जाते हैं। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे स्टेट्स में दलाल टाइप की राजनीतिक पार्टियां हैं, या यूं कहिए कि छोटे ठेकेदार टाइप की पार्टियां हैं। जैसे बिहार में नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, तेजस्वी यादव, पूर्व में लालू यादव थे। उत्तर प्रदेश में मायावती, मुलायम सिंह यादव, उनके बेटे अखिलेश यादव, बंगाल में ममता बनर्जी, सीताराम येचुरी का भी नाम ले सकते हैं, मुझे इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। चुनाववादी कम्युनिस्टों की भी आप कह सकते हैं। ये कहीं न कहीं देश के दो बड़े पार्टियों की दलाली करते हैं, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। तो ये आपके लिए एक संकट का विषय है मित्रों, इसको आपको देखना पड़ेगा। और जब तक इसको नहीं देखेंगे, जब तक इस विचार को नहीं समझेंगे, और इन विचारों के आधार पर जब तक आप लड़ाई शुरू नहीं करेंगे, तो बड़ी मुश्किल होगी। आपको मांगना होगा। मैंने कहा था ना, फैज़ अहमद फैज़ की वो पंक्ति, हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। आपको इन बातों को समझना हो। मैं रामधारी सिंह दिनकर की मात्र एक पंक्ति, दो पंक्ति बताता हूँ। मुझे लगता है अंदर से कि आप जाग क्यों नहीं रहे, आप आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। आपको आना चाहिए मित्रों। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, मेरे नगपति मेरे विशाल, तू जाग जाग तू जाग। हिमालय को आह्वान कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में क्या से क्या हो रहा है, और तुम सोया हुआ है। जागना पड़ेगा मित्रों। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं अपनी बातों को जो आज कहना था लगभग रख चुका हूँ, लेकिन इसके बाद एक वीडियो संगीत और तस्वीर के साथ हमारे चैनल में प्रस्तुत होगा, इसको अवश्य देखेंगे। हमारे चैनल का नाम है बरेपा। यूट्यूब के सर्च में जाकर के अगर बरेपा लिखेंगे, BARE,
जगह दे करके PA बड़े पा अगर लिखेंगे तो हमारा पिछली वीडियो भी आपको मुहैया हो जाएगा इन्हीं शब्दों के साथ। और वीडियो को देखते हुए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार। मजलूमों ने मुल्क मुल्क से झंडा लाल उठाया है। मजलूमों ने मुल्क मुल्क से झंडा लाल उठाया है। जो भूखे थे जो नंगे थे अब गुस्सा उनको आया है। जो भूखे थे जो नंगे थे अब गुस्सा उनको आया है। रोके तो कोई हमको जरा, सारा संसार हमारा है। सारा संसार हमारा है। सारा संसार हमारा है। मजलूमों ने मुल्क मुल्क से झंडा लाल उठाया है। जो भूखे थे जो नंगे थे अब गुस्सा उनको आया है। रोके तो कोई हमको जरा, सारा संसार हमारा है। सारा संसार हमारा है। सारा संसार हमारा है। हम मेहनत से मजदूरी से धन दौलत पैदा करते हैं। फिर लाठी गोली खाते हैं और उल्टे भूखों मरते हैं। अब मेहनत से मजदूरी से धन दौलत पैदा करते हैं। फिर लाठी गोली खाते हैं और उल्टे भूखों मरते हैं। ओ ऐसा चौपट राज खत्म, सारा संसार हमारा है। सारा संसार हमारा है। सारा संसार हमारा है। मजलूमों ने मुल्क मुल्क से झंडा लाल उठाया है। जो भूखे थे जो नंगे थे अब गुस्सा उनको आया है। रोके तो कोई हमको जरा, सारा संसार हमारा है। सारा संसार हमारा है। सारा संसार हमारा है। तामीर है खैरात है और तीर्थ हज भी होते हैं। तामीर है खैरात है और तीर्थ हज भी होते हैं। तेरे